गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं यहाँ पर सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पर हमारे लिए प्रोवाइड किए गए हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पर हैं, आप वहां से ऑलरेडी इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनको चाहे तो आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास 10th सेशन 2021-22 के लिए ये सैंपल पेपर जारी किए गए हैं टर्म फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स और ये बेसिक जो मैथमेटिक्स में 2 पार्ट्स किए गए हैं पिछले साल से किए गए हैं 2019-20 से। तो यहाँ पर ये बेसिक और स्टैंडर्ड में 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। तो अभी हमारे सामने यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स का यहाँ पर पेपर है, इसको हम सॉल्व कराएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बेस स्टैंडर्ड पेपर में जितने हैं उनका भी प्रोवाइड आपको कराएंगे। किस तरीके का आपका पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स का रहेगा, तो टोटल चीज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे हमारे साथ में बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो यहाँ पर टाइम अलाउड 90 मिनट्स, यानी कि टोटल टाइम होगा आपका 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट का मीन्स हो गया 1.5 घंटे, यानी कि आपके पास में 1.5 आवर आपका यहाँ 90 मिनट्स हो गया। मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 मार्क्स, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा वो आपका 40 क्वेश्चन मार्क्स का आपको यहाँ पर होगा। आगे जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपके दी जा रही हैं, यानी कि सामान्य निर्देश जो जिनको कहा जाता है हिंदी में, तो वो आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। नंबर 1, क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 पार्ट्स ABC, यानी कि जो पेपर में कितने पार्ट होंगे, यानी कि सेक्शन होंगे 3, यानी कि खंड जिन्हें हिंदी में कहा जाता है। दूसरा, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, यानी कि यहाँ पर सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और इनमें से कोई आपको अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चंस, तो इनमें से कोई आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अगला है सेक्शन बी में कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन है सेक्शन बी में और इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही हो और इनमें से कोई आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगला है यहाँ पॉइंट नंबर 4, सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है केस स्टडी बेस्ड हैं, जैसा कि पिछले साल से ये जारी किया है। केस स्टडी का जो मटेरियल है वो पिछले साल से शुरू किया है और इसके बेस के जो सवाल हैं कि स्टडी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनकी ऑलरेडी वीडियोस हम बना चुके हैं और हमारे उस पर भी आपकी यानी कि वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपको केस स्टडी मटेरियल के दिए जाएंगे, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस, और आपको यहाँ पर 10 में से कोई 8 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। नंबर पॉइंट 5, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, आपके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। जैसे बड़े बड़े जो पेपर्स होते हैं तो उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर आपके लिए एक बेनिफिट भी है। एक बात और आप ध्यान रखिए, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि यहाँ पर आपके सामने 40 मार्क्स का पेपर होगा। क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 20, 30 और 10, यानी कि टोटल क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं, टोटल क्वेश्चंस आपके पास में हो जाते हैं 50 और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, अटेम्प्ट आपको करने हैं 40। अटेम्प्ट आपने कितने करने हैं 40 और टोटल क्वेश्चंस हैं आपके पास में 50। अब आपके पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लास्ट में यानी कि जो पेपर का एंड हो तो उसमें आपने क्या करना है कि आपके जो 10 क्वेश्चंस बचते हैं वो भी आपने करने हैं, वो भी आप पेपर में करके आए, ताकि अगर बाय द वे में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसमें से नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, तो 50 में से वो क्वेश्चंस भी आपके लिए हो सकता है कि बेनिफिशियल हो, तो वहां पे आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। तो इसलिए आपको 40 क्वेश्चन नहीं करने हैं, बल्कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको टोटल 50 क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे ऑप्शनल हैं, सारे के सारे, यानी कि 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके ऑप्शनल हैं, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ऑलरेडी सारे की सारे। तो इसलिए आपको 40 की जगह आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। तो एक बात आपको ये जरूर याद रखनी है। तो चलिए आगे हम यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आएंगे। तो चलिए सेक्शन फर्स्ट में हम बात करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में
आपके 20 क्वेश्चन है, 16 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ए बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर ऑफ 6 to 50, यानी कि आपके पास में जो कार्ड है उनमें 6 से 50 तक के नंबर लिखे हुए हैं, 6 से 50 तक के नंबर लिखे हुए हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम के, दोनों के लिए ये वीडियो है, तो दोनों बच्चे ध्यान से सुने। ए बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर ऑफ 6 to 50, यानी कि कोई बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर, यानी कि कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 6 से 50 तक के कार्ड आपको दिए गए हैं, उन पर नंबर लिखा हुआ है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स में से कोई एक कार्ड पिक किया जाता है, यानी कि एक कार्ड कोई उठाया जाता है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर लाइक 49 डैश 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 इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कार्ड आपने उठाया उसमें से, उस बॉक्स में से, कि वो नंबर, वो जो कार्ड है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है 4 9, इस तरीके से, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस तरीके से और भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो वो कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, नंबर है जो 6 से 50 तक के बीच में है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, यानी कि आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्लास 8th में पढ़ाए हैं, यानी कि जिसको कहा जाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और हिंदी में कहा जाता है वर्ग एंड वर्गमूल। तो अगर आपने वर्ग याद हैं आपके, तो आप इजीली इनको काउंट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और यहाँ पर शॉर्ट भी आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो लॉन्ग सीख लीजिए या शॉर्ट सीख लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको जो डिटेल है वो डिटेल में आपको बताते हैं। सबसे पहले 6 से 15 तक कितने टोटल कार्ड है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हुए, टोटल कार्ड्स कितने हुए। तो टोटल कार्ड्स की अगर हम बात करें तो टोटल जो कार्ड होंगे वो आपके कितने हैं। तो टोटल कार्ड हम आपको बता देते हैं। टोटल कार्ड आपके हुए, यानी कि 50 में से आप 6 को घटाएंगे तो आपके पास में जो कार्ड आएंगे उनमें क्या करना पड़ेगा आपको। अगर हम 50 में से यहाँ 6 को माइनस करते हैं तो आपके पास में आते हैं 44 कार्ड। लेकिन अभी यहाँ 44 कार्ड में आपका जो एक कार्ड है वो जो 6 है वो इंक्लूड नहीं हुआ है। तो आपने एक कार्ड 6 भी इंक्लूड करना है। तो टोटल कार्ड कितने हो गए आप, यानी कि 44 में एक और ऐड किया तो यानी कि कार्ड हो गए टोटल आपके 45, यानी कि 45 वाला इसमें 1 इक्वल टू 45 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड आपके 45 हो गए। अब आपको प्रोबेबिलिटी के लिए आपको पता है कि अब यहाँ पर हम इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर कार्ड निकालेंगे, लेके 6 से 50 तक के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 6 to 50 टोटल नंबर्स, या फिर अभी हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कार्ड कितने हैं। तो सबसे पहले चलिए 6 से बात करते हैं। तो 6 से ऊपर की संख्या की बात करते हैं। तो आपने स्क्वायर याद किए होंगे। स्क्वायर इस तरीके से, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर की बात करें तो 2 होता है, 3 का स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 9 होता है, तो 4 के स्क्वायर की बात करें तो 16, इस तरीके से 5 के स्क्वायर की बात करें 25 होगा, 6 के स्क्वायर की बात करें यहाँ पर 36 होगा, और 7 के स्क्वायर की बात करें तो 49 होगा। तो यानी कि 6 से लेके 50 तक के बीच के कार्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ ये कार्ड हमारे सामने आएंगे। तो यानी कि 9, 16, 25, 36 और 49। तो ये नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हुए, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हुए टोटल, ये 5 कार्ड हो गए आपके पास में। कितने कार्ड हुए, 5। प्रोबेबिलिटी के लिए आपने फॉर्मूला देखा होगा, आपकी 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है, 15वें चैप्टर में है, दोनों में 15वां चैप्टर है। तो पीई लिखा होता है, ई मीन्स एक्सपेरिमेंटल, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी। तो यानी कि प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता निकालनी है अपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होंगे, तो P इंटू ई की जगह आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल कार्ड या टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम, तो P इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अगर हिंदी में बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को आप कह सकते हैं संभव घटित परिणाम, यानी कि जितनी घटना घटी है, वो भी आप हिंदी में कह सकते हैं जितनी घटना घटी है, अपॉन में टोटल घटना कितनी है। टोटल जितनी संभव घटना घटी है वो ऊपर, और जितनी टोटल घटना है वो नीचे। तो यानी कि अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम कितने, यानी कि आपके जो परफेक्ट स्क्वायर कार्ड है वो है 5, टोटल कार्ड कितने हैं आपके, वो है 45, तो ये 45। तो अब 5 से आप दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 5 एकम 5 पानी 45, तो कटने के बाद में कितना आ गया 1/9। तो 1/9 इन 4 ऑप्शन में से कहां पर है, यहां पर है आपका ये। तो आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको शॉर्ट में डायरेक्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट में कैसे करते हैं, तो हम आपको यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो 50 में से आप 6 को डायरेक्ट घटा देते, तो टोटल कार्ड आप लिख लेते, टोटल कार्ड कितने हुए, टोटल कार्ड आपके हो जाएंगे यानी कि आपके 45। मैंने आपको बताया 50 में से 6 को आप माइंड में कर सकते हैं, 50 में से 6 गए तो 44, 44 में एक ऐड किया तो ये हाँ हो गया हमारा 45। अगर एक क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इनके बिटवीन में हो, बीच में हो, तो बीच में होगा तो क्या करेंगे, एक और माइनस करना पड़ेगा, ऐड की जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 44 में से एक और माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि उसमें जो 50 कार्ड है वो भी इंक्लूड नहीं होगा। 50 में से जब आप 6 को घटाएंगे तो 44 कार्ड आएंगे, यानी कि उसमें 50 इंक्लूड है, तो उसमें से 50 भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इनके बीच के आ जाएंगे, सिर्फ ओनली सेंटर के नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि जिनमें 6 और 50 इंक्लूड नहीं होगा, तो 43 कार्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पर टोटल कार्ड है हमारे 45। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, एक का एक होता है, दो का दो होता है, ठीक है जी, दो का 4 होता है, तीन का अगर हम बात करें तो 3 का 9 होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो 3 का 9, तो सबसे पहले 3 का 9 आ गया, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49। तो यहाँ पर उंगलियों पर आप काउंट कर सकते हैं, तो कितने हुए, 5 नंबर हुए आपके टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएंगे आपके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 5। तो आप इसको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी जो होता है इस तरीके से आप उसको कह सकते हैं कि जो छोटा नंबर है वो ऊपर आता है, जो बड़ा नंबर है वो नीचे आता है। काटने के बाद में आपका आ जाएगा 1/9। इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट में भी कर सकते, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन ए सर्कल डायमीटर ऑफ 42 सेंटीमीटर इन ए आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर वियर पाई इक्वल टू 22/7, देन द लेंथ ऑफ एन आर्क। तो यहाँ पर आर्क की लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पर यह हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल जो हमसे कहा गया है, तो सर्कल हम सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक है जी। अब सर्कल की मैं बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डायमीटर की बात करें तो यहाँ पर हमें 42 सेंटीमीटर की डायमीटर दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की हमें डायमीटर दे रखी है। तो ये हमारी डायमीटर हो गई। डायमीटर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, मैं आपको यहाँ अलग कलर्स लेके यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये हमारी डायमीटर कहलाती है। तो अभी हम रेडियस की बात करेंगे, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर हमारी डायमीटर यहाँ पर डायमीटर अगर हमारी 42 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होती है डायमीटर की आधी, यानी कि डायमीटर मीन्स हिंदी में कहते हैं व्यास। तो व्यास जो है हमारा 42 है, तो त्रिज्या हमारी कितनी होगी, यानी कि उसकी आधी होगी, इसकी आधी, इसकी आधी कितनी होगी, यानी कि 42 की आधी हो गई हमारी 21। तो रेडियस हमारी ये हो गई। सबटेंस एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो यहाँ पर हमारा 60 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सेंटर पर कोई भी ये लाइंस इस तरीके से मिली हुई हैं और यहाँ पर सेंटर पर यहाँ पर 60 का एंगल बना रही हैं। कितने का, 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं, 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रही है। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का जो एंगल बना रही है, द सेंटर ऑफ वेयर पाई इक्वल टू 22/7। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो है 22/7 आपको दे रखी है। तो थीटा कितनी हो गई, थीटा आपकी हो गई यहाँ पर 60 डिग्री। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ एन आर्क का एक फॉर्मूला है जो आपने 12वें चैप्टर में आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क, एक आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। ये आर्क किसके लिए, आर्क की लेंथ के लिए। तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 60 ऊपर रखेंगे और 360 नीचे है, और पाई की यहाँ 2 ही है, पाई की वैल्यू 22/7 आप रखेंगे। और आर की वैल्यू कितनी आई आपकी, आर की वैल्यू यहाँ जो 21 थी आपकी, वो 21 आप यहाँ पर रखेंगे। तो 7 से आप 21 को काट सकते हैं कितनी बार, 3 बार। ठीक है जी। यहाँ 60 से अगर आप इसको 360 काटेंगे तो यहाँ पर 6 बार जाएगा। 2 से और 3 से 2 की 3 गुणा करेंगे तो 6 से 6 पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सिर्फ
22 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ आई है, तो इसमें 22 सेंटीमीटर कहां पर है, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो ये चीजें देखो, डायमीटर का हाफ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, रेडियस कितना होगा 21, मन में भी आप रख सकते हैं, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट पुट करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये चीजें जो हमने यहाँ पर लिखी है, लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी अगर आपके माइंड में ये चीजें आपको आती है तो। ठीक है जी, तो चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, अगर साइन थीटा एक्स है तो सेक थीटा वाई है, देन टेन थीटा क्या होगा। तो यहाँ पर टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर नंबर हमारा 8 है ट्रिग्नोमेट्री में। तो टेन थीटा होती है हमारी, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो ये वैल्यू होती है। और हमने एक और चीज भी पढ़ी है कि सेक थीटा जो हमारा होता है वो होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमारा इसके इक्वल होता है, टेन थीटा थीटा हमारे इसके इक्वल और सेक थीटा हमारे इसके इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा कितनी है हमारी, साइन थीटा है हमारी एक्स, साइन थीटा है हमारी एक्स, और यहाँ पर कॉस थीटा हमारी दे रखी है वाई। तो यानी कि इसके इक्वल आपको ऑलरेडी वाई दी हुई है, 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल वाई दी हुई है। तो कॉस थीटा के इक्वल क्या होगी, तो कॉस थीटा के इक्वल क्या हो जाएगी, तो ये उल्टी हो जाएगी, तो 1 अपॉन वाई आ जाएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन वाई आपकी यहाँ पर आ गई। तो अब यहाँ पर अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए जो ये आपको दिया हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पर टेन थीटा हमारी टेन थीटा ही है, साइन थीटा की वैल्यू हमें एक्स दी हुई है, और कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1 अपॉन वाई। और अब जब हम इस तरीके से करते हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दूसरे कलर से यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसके अपॉन में हम 1 ले सकते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, मिडल मिडल की मल्टीप्लाई और अपर और लोअर की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और वाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अपॉन में आ जाएगा 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 1 से डिवाइड करने पर भी वही एक्स एंड वाई आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो पहला ऑप्शन यानी कि एक्स वाई हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर हमें बेसिक क्लियर नहीं है तो बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए, तो हर चैप्टर का बेसिक हमें ऑलरेडी पढ़ना होगा। अगर हमने बेसिक पढ़ लिया तो हमें यहाँ पर कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं। तो यहाँ पर ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 हैज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक कोई लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण जिसको कहा जाता है, जिसमें y की वैल्यू 0 दी हुई है, y की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 0 दे रखी है, और y की वैल्यू आपको एक और दे रखी है -5। तो ये दो वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अब आप इसको बताएंगे कि ये इनमें से क्या है, वन सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन मींस एक सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन यानी कि दो सॉल्यूशन है इसके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कि अनेक सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन या फिर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे, तो चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर दो लाइनें यहाँ पर ड्रॉ करनी होंगी। तो दो लाइनें सबसे पहले आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो एक लाइन आपकी ये हो जाएगी, और एक लाइन आपकी यहां से तो यहां तक हमारी दूसरी लाइन ये ड्रॉ हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ, सॉरी ये क्या हो रहा है,
तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव की हमें बात यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब हम नंबरिंग ये डालेंगे तो यहाँ पर ये नंबरिंग इस तरीके से नंबर लाइन पर डली होती है और यहाँ पर दोनों तरफ एरो होता है। इस एरो का मीन्स होता है कि ये लाइन जो है इनफाइनाइट तक हमारी यहाँ पर जाती हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस, ऊपर से नीचे की तरफ वाई एक्सिस और ये वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है। और इधर हमारी नेगेटिव की साइन होते हैं ये, तो यहाँ पर ये हमारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर जो सेंटर है ये वाला सेंटर, इस पर हमारी दोनों की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर ये हमारा ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो नीचे की तरफ हमारे ये नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो यहाँ पर अब हमें ये नंबरिंग दी हुई है तो इसके अनुसार अब हमें 0 पुट करना है। तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इस पॉइंट पर ही y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है जी। और y की वैल्यू -5, y की वैल्यू -5, y की वैल्यू -5 यहाँ पर होगी हमारी, y की वैल्यू -5 यानी कि y लाइन ये है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन हमारी y है और ये हमारी x है। तो यहाँ पर जब हम लाइन बनाएंगे तो लाइन हमारी किस तरीके से बनेंगी तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक लाइन हमारी यहाँ से यहाँ इस तरीके से जाएगी और एक लाइन हमारी यहाँ से यहाँ इस तरीके से हमारी जाएगी। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती, तो इसलिए इसका कितने सॉल्यूशन हो गए, जब एक भी जगह नहीं काट रही तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये समझ में आ गया। अगर आपने ये पढ़ा है तो ये आपने 3rd चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी, दोनों क्लासेस के लिए इसी तरीके का पेपर यहाँ पर आएगा। तो चलिए आगे हम यहाँ पर और देखते हैं क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5, ए फेयर डाई इज ए थ्रोन वंस। ए फेयर डाई, डाई हो या डाइस हो, एक बार फेंकी जा रही है। कितनी बार? एक डाइस जो है एक बार फेंकी जा रही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर, इवन भी हो और कंपोजिट नंबर भी हो। इवन मीन्स सम, हिंदी में अगर बात करें तो सम, और कंपोजिट मीन्स भाज्य, अभाज्य और भाज्य, भाज्य और नंबर संख्या। ठीक है जी। तो ये हमें हमारे लिए कहा गया प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो अब हमें सम भाज्य संख्या जो है तो वो यहाँ पर बतानी है, सम भी हो भाज्य संख्या भी हो। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर सम भाज्य संख्या हमें यहाँ पर बतानी है जो डाइस में आएगी। तो इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी उसके लिए आएगी। तो अब हम जब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की तो यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने होते हैं डाइस में, टोटल नंबर्स की बात करें तो टोटल नंबर्स कितने होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो ये टोटल नंबर्स हमारे होते हैं, यानी कि टोटल जो रिजल्ट होंगे वो हमारे कितने होंगे, 6 रिजल्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 रिजल्ट हमारे टोटल होंगे। तो टोटल रिजल्ट की अगर बात करेंगे, टोटल डाइस के जितने परिणाम आ रहे हैं एक बार फेंकने पर वो आएंगे टोटल 6। तो यहाँ पर इवन कंपोजिट नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपोजिट नंबर कितने होंगे, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आपने डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी है, यानी कि पहले ही चैप्टर में जो आपके 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी, तो कंपोजिट नंबर्स आपको पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका गलत आंसर निकालेंगे। तो कंपोजिट नंबर होते हैं हमारे जो नंबर यानी कि अपने आप और एक के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हों, यानी कि विच नंबर आर डिविजिबल बाई वन इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर, वन एंड इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर, यानी कि किसी या फिर या विच नंबर हैव ओनली which number have more than 2 factors, more than 2 factors, 3 या 3 more than 3 factors ये भी कह सकते हैं। तो यानी कि 2 या 3 से ज्यादा, 2 से अधिक जो फैक्टर्स रखते हैं यानी गुणनखंड रखते हैं तो वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम अगर हम बात करें तो 4 और यहाँ इवन नंबर भी हो और कंपोजिट नंबर भी, तो 2 और 3 जो है हमारी क्या है
ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं जिनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, और 5 भी यहाँ पर प्राइम नंबर है। 2, 3, 5 ये हमारी प्राइम नंबर है। तो मैं कलर अलग ले लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 2 की बात करें ये प्राइम नंबर है, 3 की बात करें ये भी प्राइम नंबर है, 5 की बात करें तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। ये सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्या। ये क्या है? अभाज्य संख्या है हमारी। ये क्या है? अभाज्य, जिनको कहा जाता है प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर है। और 1 जो है ये ना प्राइम है ना ही कंपोजिट, ये दोनों में से कोई किसी में भी शामिल नहीं होगा। तो कंपोजिट नंबर हमारे बचे ओनली 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 कंपोजिट नंबर है। तो ये कितने नंबर हैं? ओनली 2 नंबर्स हैं। कितने नंबर हैं ये? टोटल नंबर्स हुए हमारे, ये कंपोजिट नंबर हुए हमारे 2। कितने नंबर हुए? ओनली 2 हमारे कंपोजिट नंबर हैं। कितने? केवल 2 हमारे कंपोजिट नंबर हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो 2/6। तो 2/6 हमारा, यानी कि P इंटू ई प्रोबेबिलिटी के लिए जो कम है, यानी कि जिस चीज के लिए कहा जा रहा था उसकी संख्या ऊपर और टोटल नीचे। तो 2/6 इनको अगर हम काटते हैं तो कितना आता है? 2 कटने के बाद में ये हमारा आ जाएगा 1/3। 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो 1/3। तो 1/3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए देखो यहाँ पर इवन, कंपोजिट और नंबर, तो यहाँ पर दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये 4 एंड 6 इवन भी है और दोनों कंपोजिट नंबर भी है। तो इसलिए हमारे ये यहाँ पर होंगे। तो इसलिए इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, तो हम आराम से इनको निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पर ये कंफ्यूजन रहेगी ही रहेगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करना है? तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं और आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 8 chairs, 5 tables and cost this, while 5 chairs, 3 tables cost this, the cost of each chair will be this। इनमें से, यानी कि each chair की कॉस्ट क्या होगी? तो यहाँ पर जब हम ये पढ़ते हैं तो ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 8 चेयर और 5 टेबलों का जो मूल्य है, यानी कि जो कॉस्ट है वो है 10,500, और 5 चेयर और 3 जो मेज हैं उनका मूल्य है 6,450। ये आपको दिया हुआ है। तो आपको एक चेयर का मूल्य बताना है कि इनमें से एक चेयर का मूल्य क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम निकालेंगे तो हमारी एक चेयर का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर हम मानते हैं, अगर हम हिंदी में कहते हैं तो माना, और इंग्लिश में कहते हैं तो लेट। तो लेट शेयर कॉस्ट, शेयर कॉस्ट मानी हमने x। इसी तरीके से हम मानेंगे टेबल की कॉस्ट, टेबल कॉस्ट लेट टेबल कॉस्ट इक्वल टू y। तो यहाँ पर हमने दोनों की कॉस्ट यहाँ पर अलग अलग मानी। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जब इससे हम इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी एक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? एक इक्वेशन। एक इक्वेशन यानी कि हिंदी में कहते हैं एक समीकरण हमारा बनेगा। तो इससे जब हम बनाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा 8x प्लस में 5y और इक्वल टू 10,500, 10,500 समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ये हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 5x जमा के 3y बराबर ये हो जाएगा हमारा 6,450। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमारा ये हो गया समीकरण। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब हमें क्या करना पड़ेगा? हम जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि चेयर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? y वाले को इक्वल कर लेंगे। y को इक्वल करेंगे तो y वाला पोर्शन कर जाएगा, सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ क्या करेंगे? जहां यहाँ 3 है और यहाँ 5 है तो मीन्स, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनको उल्टा करना पड़ेगा। तो इसको 3 से, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 3 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24x जमा के 3 की आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी देखो, इसकी जो है मल्टीप्लाई यानी कि सभी से करनी, तो 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15y हमारा हो जाएगा। और 3 की इससे गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 से 3 की इससे गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 31,500। ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 3।
फिर हम इससे 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25x, यहाँ पर 5 से 3 को करेंगे तो 15y, और यहाँ पर 5 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका आएगा हमारा 32,250। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारी इक्वेशन इस तरीके से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे। जब साइन चेंज करते हैं तो ये क्या होता है कि ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा। तो ये 25 माइनस के ज्यादा है और 24 कम है, तो यानी कि माइनस का यहाँ पर हमारा x बच जाएगा। तो इधर यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 750। लेकिन किसका आया, माइनस के ज्यादा, तो माइनस का साइन। तो माइनस का साइन जब यहाँ पर ज्यादा आया है तो फिर क्या करेंगे हम इसको, यानी कि इस माइनस से इस माइनस को हटा देंगे। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 750। तो इसमें 750 आपका कहां पर है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर ये चीजें ऑलरेडी चैप्टर 3 के अंदर पढ़ी हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है और किस तरीके से आपको हल करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा यहाँ पर, इफ कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी 1 के इक्वल आपको दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन रेज्ड पावर 4 थीटा क्या होगा। तो यहाँ पर आपको अब इनको निकालना है, तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए, आगे हमें आपको इसको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर इससे हम लेंगे तो इसको सबसे पहले हम एक बार लिख लेते हैं, लेकिन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस थीटा को आप यहीं पर छोड़ेंगे और बाकी को इसको जो है अदर साइड में लेके जाएंगे। तो ये प्लस का है तो अदर साइड में किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। और इसकी बात करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर तो आपको पता होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। कैसे होता है, तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी है तो ये आपको पता होगा कि अब आपको साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर को अदर साइड में ले जाएंगे तो माइनस में जाता है। तो यहाँ ये हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या है, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो जहां पर साइन स्क्वायर थीटा वहां पर कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो अब इसमें जो इक्वेशन दिया हुआ है, अब इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन 4 थीटा, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू जब हम बताएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई हमारी कॉस थीटा। ठीक है जी। और साइन 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब साइन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू कॉस थीटा है तो यहाँ पर साइन 4 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका दुगना अगर हम करेंगे तो इसके दुगने के बराबर हो जाएगा। तो इसका दुगना यानी कि 4, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। और ये ऑलरेडी हमें वैल्यू किसके इक्वल दी हुई थी, यहाँ पर ये ऑलरेडी हमें ये वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, 1 के इक्वल ऑलरेडी दे रखी है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी हमारा 1 के इक्वल ही यहाँ पर होगा। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है और कैसे उसको हल करना है, तो यहाँ पर अब हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे यहाँ पर, द डेसिमल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 अपॉन में 2 रेज्ड पावर 3 इंटू 5 रेज्ड पावर 2 विल बी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 23 बटे में 2 की पावर 3 5 की पावर 2 है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन उसके साथ में रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो कोई डेसिमल है वो इस फॉर्म में है तो वो शांत, टर्मिनेटिंग मीन्स शांत, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत भी है और रिपीटिंग मीन्स यानी कि बार बार वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं।
नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि अशांत है, और नॉन रिपीटिंग यानी कि बार बार वही नंबर रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये, तो यानी कि इनको अनवसानी अनावृत्ति भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इनको कहा जाता है। तो ये हमारा शांत होगा या नहीं होगा, या अशांत होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्म आपने पढ़ी होगी, ये आपने 9th में भी पढ़ी है और 10th में भी पढ़ी होगी। अगर कोई भी नंबर आपका यानी कि डिनोमिनेटर जो है 2 रेज्ड पावर m और इनटू में 5 रेज्ड पावर n की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन है, जो जिसको हम हर कहते हैं, अगर हर या डिनोमिनेटर आपका इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में 2 रेज्ड पावर m इंटू 5 रेज्ड पावर n के रूप में है, तो वो होती है हमारी शांत। क्या होती है? शांत, जिसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि हमारा टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि हमारा शांत होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। द एलसीएम of 2 raised power 3 into 3 raised power 2 and 2 raised power 2 into 3 raised power 2। तो ये इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 6वीं 7वीं 8वीं से आप पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में। तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ऐसे नंबर्स अगर आपको दे रखे हैं, या तो आप ये करिए, जैसे अगर हम इस नंबर की बात करें, अगर हमारे लिए दे रखा है 2 रेज्ड पावर 3 इंटू 3 रेज्ड पावर 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 रेज्ड पावर 3 है, इसका मतलब यानी कि वो नंबर 3 बार लिखा जाएगा। 3 की पावर 2 है, तो ये नंबर कितनी बार, यानी कि जितनी पावर उतनी बार वही नंबर सेम लिखा जाता है। ऐसे यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 का मतलब ये, और 3 की पावर 3 का मतलब यानी कि वो नंबर 3 बार। तो अब हमने यहाँ पर आपको एक चीज बताई है कि इनमें से जो कॉमन आते हैं वो आप सर्कल कर लीजिए। सबसे पहले जो कॉमन नंबर हैं उन पर हम, अगर हम सर्कल करते हैं यहाँ पर, ये हम यानी कि उन पर इस तरीके से। अब यहाँ पर एलसीएम जब हम निकालते हैं, तो एलसीएम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जो हमारे कॉमन नंबर है वो हम लिखेंगे, कॉमन नंबर्स लिख रहे हैं, इसके बाद में जो हमारे लेफ्ट हो रह गए उनको हम लिखेंगे। तो ऊपर वाले में यहाँ 2 बचा, ये हमने लिख दिया, नीचे हमारा 3 बच रहा है, इसको भी हमने लिख दिया। सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनको आगे लिख पाएंगे। तो 2 बार है और एक ये 3 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 2 बार आया, और एक ये भी आया, तो 2 यानी कि कितनी बार है, 3 बार है। और यहाँ पर 3 कितनी बार है, 3 भी हमारा कितनी बार आया, 3 बार है। ठीक है, तो यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो यहाँ पर एलसीएम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब आधे बच्चों को ये समझ में आया होगा और नहीं भी आया होगा, तो मैं अब आपको दूसरा मेथड यहाँ पर बता देता हूँ। वैसे ये सबसे सिंपल मेथड है कि सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन नंबर्स को लिख लीजिए, और यानी कि अगर कॉमन नंबर्स को आप सिर्फ लिखते हैं तो एचसीएफ होगा आपका। अगर आप कॉमन नंबर्स के साथ में जो नंबर रह गए हैं, यानी जो लेफ्ट नंबर है, उनको भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये अलग अलग नंबर्स आपके आए थे, तो इनको आप पावर में भी लिख सकते हैं। जब पावर को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो इनको भी आप पावर में लिख सकते हैं। तो ये तो इस तरीके से था। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें, तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूं कि शॉर्टकट क्या है। तो शॉर्टकट के लिए आपको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों नंबर्स में आप देखेंगे कि जो 2 है, यानी कि जो कॉमन नंबर है उसकी बड़ी पावर, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो इनमें से बड़ी पावर कौन सी है, यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बड़ी है इसमें। अगर अब हम बात करते हैं 3 और में, यहाँ 3 है जो बेस, तो इनमें सबसे बड़ी पावर कहाँ पर है, इसमें 3 की पावर 3 यहाँ पर बड़ी है। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। अगर हम छोटी पावर की बात करते हैं, तो वो होता है हमारा एचसीएफ। तो इनमें यानी कि 2 में सबसे पहले अगर हम देखें, तो 2 में छोटी पावर किसकी है, तो यानी कि 2 की पावर 2 की, 2 की पावर 2 की। और हम इसी में अगर हम यहाँ पर कॉमन नंबर में 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में देखें, छोटी पावर किसकी है, 3 की पावर 2, तो ये हमारा छोटा नंबर है, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। यहाँ पर एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम का आंसर हमारा ये, यानी कि ऑप्शन नंबर
हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से एचसीएफ भी पूछा जाता है तो एचसीएफ आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि जो छोटी पावर है कॉमन में वो एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में ये भी होता है कि अगर कोई नंबर लेफ्ट रह रहा है, यानी कि जो छोड़ा हुआ नंबर वो भी अगर रह रहा है तो उसको भी मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, तब हमारा एलसीएम आएगा। ऐसे हम डायरेक्टली उसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए उसको ओपन कर लीजिए और फिर उसको लेफ्ट वाले को भी उसके साथ में मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से हम उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करें तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18, यानी कि दो नंबरों का एचसीएफ आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना 18 आपको दे रखा है, और उन नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो आपको ये दे रखा है, यानी कि दो नंबर्स की गुणा आपको इतनी दे रखी है और आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके लिए आपने फर्स्ट चैप्टर में ही एक जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अब आपको बताता हूं, आपको याद आ जाएगा। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट नंबर इंटू के, सेकेंड नंबर और इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये आपने पढ़ा है। बहुत से बच्चों को याद आ गया होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू के एलसीएम। अब यहाँ पर आपको इन दोनों नंबर्स की गुणा, दो नंबर्स की गुणा यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की अगर गुणा करें, प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं, तो वो इतना आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको गिवन है तो यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई की जगह आप डायरेक्ट रख सकते हैं 12,960, ये आपने रख दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे एचसीएफ आपका कहा गया है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, जो ये नंबर्स हैं इनका जो एचसीएफ है वो 18 दिया गया है, तो एचसीएफ की जगह आपने 18 रखा। एलसीएम नहीं दिया हुआ तो एलसीएम को आपने यहीं पर छोड़ा। अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम के साथ में 18 जो है इसको अदर साइड में लेके जाएंगे, इसको यहाँ से इधर की तरफ लेके जाना है, तो इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, तो अदर साइड में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो 12,960 यहाँ पर है तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पर एलसीएम आपका रह जाएगा। 18 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद में यानी कि 18 से जब आप इसको पूरे को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आपको आता है तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर 720। आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर ऑप्शन वाला है तो आप डायरेक्ट 720 आपका आ गया तो 720 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इनको आराम से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गए हैं। 10 सवाल हमने यहाँ पर आपको समझाए हैं। अगर आपको ये 10 सवाल समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। और जो बाकी का पोर्शन है वो हम आपको अगली वीडियो में यहाँ पर बताएंगे। तो सभी बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।